हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट से हमें अगली स्टोरी बनाने का नया जोश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और दिलचस्प कहानी, बिलियनेयर्स सीक्रेट लाइफ। आहान सर, आपको वो सेकंड हैंड वैन नहीं चलानी चाहिए। वो थोड़ी लो क्लास लग रही है। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। निहाल और आहान गैराज के सामने खड़े थे। जैसे ही निहाल ने गैराज का दरवाजा खोला, सामने एक चमचमाती लाल निसान खड़ी थी। कार ऐसी थी कि उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। आहान ने पहले कभी कार नहीं खरीदी थी, इसलिए उसे लगता था कि सेकंड हैंड लग्जरी कार खरीदना सबसे अच्छा सौदा है। लेकिन आज सामने खड़ी कार को देखकर लग रहा था कि वो गलत था। निहाल ने जो कार खरीदी थी वो इतनी आलीशान थी कि आहान को उसे चलाने में अजीब लग रहा था। वो GTR का लिमिटेड एडिशन था। मैंने एक नया तंदूरी पनीर का स्टॉल खोला है। अगर आपको लगता है कि मेरी सेकंड हैंड कार लो क्लास है तो मैं पैदल या टैक्सी से चला जाऊंगा। आहान की बात सुनकर निहाल मुस्कुराया और बोला, तुम अभी ट्रेनिंग फेज में हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। निहाल ने आहान को सारी बात समझा दी। हालांकि बहुत समझाने के बाद भी आहान निहाल की बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके पास कोई और चारा नहीं था। आखिरकार आहान अपनी नई GTR लेकर यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ा। उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी गली के दूसरे कोने पर खड़ी की ताकि लोग उस पर ध्यान न दें। आहान चलते चलते मालिनी के स्टॉल पर पहुंचा तो मालिनी उसे देखकर हैरान रह गई। इतनी जल्दी क्यों आ गए? तुम्हारी क्लास थी ना? मालिनी बोल नहीं पाई। उसने हाथ के इशारों से पूछा और आहान ने यह कहकर उसे टाल दिया कि लेक्चरर ने अभी अभी क्लास कैंसिल की है। मालिनी और आहान मिलकर ये स्टॉल चला रहे थे और मालिनी ने आहान को उसकी मदद के बदले में 50% देने का वादा किया था। मालिनी सारी मेहनत कर रही थी और आहान कैश काउंटर संभाल रहा था। रोजमर्रा के खर्चे मालिनी की जिम्मेदारी थे और दुकान का किराया आहान का। मालिनी ने फिर इशारे से कहा कि आज ज्यादा काम नहीं है, तुम आराम करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन आहान फिर भी मालिनी की मदद करने लगा। उधर यूनिवर्सिटी से निकलकर बहुत से लोग बाजार की तरफ आ रहे थे और जैसे ही उन्होंने गली की शुरुआत में खड़ी लिमिटेड एडिशन GTR देखी, सभी लोग आश्चर्य से इस कार को देखते रह गए। लोग कार को छू रहे थे, परख रहे थे, उसकी तस्वीरें ले रहे थे। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और इसका असर मालिनी और आहान के स्टॉल पर भी पड़ रहा था। लोग मालिनी और आहान को खूब ऑर्डर दे रहे थे। कार की वजह से मालिनी को काफी मुनाफा हो रहा था। मालिनी ने आहान से कहा, जिसका भी ये कार है उसका शुक्रिया, उसकी वजह से हमें इतने ग्राहक मिल रहे हैं। लेकिन आहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांति से ग्राहकों से निपट रहा था। तभी उसकी नजर एक ग्राहक पर पड़ी। तृप्ति, तुम यहां? तृप्ति एक लड़के के साथ आई थी। वो लड़का लगातार तृप्ति को समझाने की कोशिश कर रहा था। तृप्ति, तुम यहां खाना क्यों खाना चाहती हो? ये लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। अगर तुम कहो तो हम मौर्या गार्डन में डिनर के लिए चल सकते हैं। लेकिन तृप्ति उसे पूरी तरह से अनसुना कर रही थी। तभी लड़की की नजर कैच काउंटर पर बैठे आहान पर पड़ी। आहान को देखते ही उसे सब समझ आ गया। तृप्ति आहान से मिलने आई थी। वो तृप्ति को एक तरफ ले गया और बोला, मैं समझता हूं तृप्ति, तुम उसकी मदद करने आई हो। तुम बहुत भोली हो, पर कोई बात नहीं, मैं इस हारे हुए लड़के को इतने पैसे दूंगा कि इसे 2-3 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तृप्ति ने उसकी एक न सुनी। वो दूर चुपचाप खड़े आहान को देखती रही। आहान के स्टॉल पर बहुत भीड़ थी और उस समय आहान को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इसलिए तृप्ति ने सोचा कि आहान से बाद में मिलूं। उस लड़के ने सोचा कि वो आहान की मदद करके तृप्ति को खुश कर देगा, पर तृप्ति उसकी बातों से नाराज हो गई और वापस चली गई। वो लड़का भी तृप्ति के पीछे भागा। आहान ने उस रात बहुत अच्छा बिजनेस किया था और मन ही मन वो निहाल के फैसले से खुश भी था। निहाल की गाड़ी की वजह से उसके स्टॉल पर इतनी भीड़ थी। आहान और मालिनी अपना स्टॉल बंद करने ही वाले थे कि एक 30 साल का आदमी आया और बोला, तुम लोगों के पास कुछ बचा है या स्टॉल बंद कर दिया है? वो आदमी कुछ खाने की तलाश में आया था।
आहान ने मालिनी की तरफ देखा। मालिनी ने कुछ इशारा किया। तभी आहान ने मुड़कर उस आदमी से कहा, हम अभी दुकान बंद करने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ मशरूम बचे हैं। मशरूम के ऑर्डर कम थे और मशरूम अक्सर बच जाते थे। लेकिन उस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं थी। उसने खुश होकर कहा, ठीक है, सारे मशरूम पैक कर दो। आहान उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया। सारे मशरूम पैक कर दो। 50 से ज्यादा प्लेट मशरूम थे और उसे सारे चाहिए थे। आहान के पूछने पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। दरअसल मेरे घर बहुत से मेहमान आए हैं और फिर मैं इनका क्या करूंगा? तुम्हें इस आप पसंद नहीं आया। स्टॉल पर आने के बाद आहान ने वीडियो कॉल करने के लिए तृप्ति का नंबर डायल किया। आहान ये देखकर हैरान रह गया कि तृप्ति की डिस्प्ले पिक्चर में उसने आहान के GTR के साथ अपनी सेल्फी लगाई थी। तृप्ति, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, लेकिन व्यापार व्यापार है। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। एक और बात, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे गरीब समझना बंद करो। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तृप्ति को आहान का इस तरह बात करना पसंद नहीं आया। आहान पहले दिन से ही तृप्ति के सामने खुद को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तृप्ति अच्छी तरह जानती थी कि आहान की मां अपना खून बेचने अस्पताल गई है। तृप्ति गुस्से से बोली, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो और तुमने ये स्टॉल जिंदगी का तजुर्बा हासिल करने के लिए खोला है। तृप्ति की बातें सुनकर आहान समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। आहान ने खुद को संभालते हुए कहा, तृप्ति, जिस GTR कार के साथ तुमने फोटो खिंचवाई है वो मेरी है। आहान की बातें सुनकर तृप्ति ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और कहा, आहान, तुम ये सब करके किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है एक GTR बिक्री के लिए उपलब्ध है? मुझे अपनी कार की चाबी दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि कार तुम्हारी है। आहान की बातें सुनकर तृप्ति हंस पड़ी और आहान का मजाक उड़ाने लगी। तृप्ति की खनकती हंसी की आवाज सुनकर आहान भी हंसने लगा। उसने अपनी कार की चाबी तृप्ति को दे दी। वह दिखाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि यह जरूरी नहीं है, तो आहान ने कहा कि मैं दिखा तो सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। तृप्ति को पहले से ही पता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान कार की चाबी दिखाएगा, लेकिन तृप्ति आहान का और मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। इसलिए वो मुस्कुराई और बोली, आहान, तुमने आज काफी पैसे कमा लिए हैं, इसलिए अब घर जाओ और आराम करो। तुम मेरी दुकान क्यों बंद करवाने पर तुले हो? लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तृप्ति कुछ ऐसा जानती है जो आहान को नहीं पता। आहान, तुम्हें वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। आहान को समझ नहीं आया। बिजनेस अच्छा चल रहा था और लोग रात भर नाइट मार्केट में आते जाते रहते थे, तो वो क्यों जाए और तृप्ति उसे जाने के लिए क्यों कह रही है? उसने तृप्ति से फिर गंभीरता से पूछा, तो तृप्ति ने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है मालिनी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? आहान को समझ नहीं आया। कहाँ जा रहे हैं से उसका क्या मतलब है? आहान को नहीं पता था कि जब से स्टॉल खुला है, मालिनी अपने मुनाफे का आधा हिस्सा आहान को देती थी। आहान ने यह भी कहा, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मालिनी के हिस्से में क्या जाता था। इसकी वजह यह थी कि नाइट मार्केट का एक गैंग मालिनी से रोजाना 5,000 रुपए लेता था, जिसे वो प्रोटेक्शन मनी कहता था। और मालिनी इतनी सीधी सादी थी कि वो उसे रोज अपनी सारी मेहनत के पैसे दे देती थी। उसने इस बारे में आहान को कभी कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि आहान उसके मुनाफे में हिस्सा ले। बदले में मालिनी के पास कुछ नहीं बचता था। मतलब उसकी सारी मेहनत कोई और ले जा रहा था। कोई झगड़ा हो सकता है, इसीलिए वो चुप थी। आहान ने आश्चर्य से कहा, 5,000 रुपए ये तो बहुत ज्यादा है। आहान हैरान था कि पिछले कई दिनों से उनके स्टॉल पर इतना मुनाफा नहीं हुआ था। तो मालिनी ये पैसे कहां से दे रही थी? वो तो अपनी बचत निकालकर प्रोटेक्शन मनी दे रही थी। लेकिन सवाल यह था कि तृप्ति को यह सब कैसे पता चला? आहान तृप्ति से पूछने ही वाला था कि तृप्ति बोली, आहान, तुम वहां से निकल जाओ। वो लोग कभी भी आ जाते होंगे। आज के बाद वहां अपना स्टॉल मत लगाना। आहान, ये लोग कौन है? आने दो उन्हें, मैं देखती हूं। तृप्ति उसे जाने के लिए कह रही थी, लेकिन आहान उस गैंगस्टर से मिलना चाहता था। कुछ दिन पहले ही आहान ने इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे जग्गा दादा से डील की थी। इससे पहले कि आहान कुछ सोच पाता, नाइट स्ट्रीट के एंट्री पॉइंट से अजीब से दिखने वाले लोगों का एक समूह आता हुआ दिखाई दिया।
वो सभी खुली जीप में आ रहे थे और अपने पहनावे से गुंडे लग रहे थे। सबके हाथों में हॉकी स्टिक, पिस्तौलें, लोहे की रॉड और ऐसे ही कई हथियार थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका नेता कोई और नहीं बल्कि अंजुम लोहिया थे। अब आहान को समझ आ गया था कि तृप्ति आहान को जाने पर क्यों जोर दे रही थी, क्योंकि उसका सामना अंजुम से होने वाला था। लेकिन आहान उससे नहीं डर रहा था। वो अपना स्टॉल छोड़कर जाने वाला नहीं था। तभी अंजुम लोहिया की नजर आहान पर पड़ी। आहान को देखते ही उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आहान, अच्छा हुआ कि आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। आहान ने पिछली बार अंजुम को बहुत परेशान किया था। आहान ने तो अंजुम के पूरे परिवार को भी घुटनों पर ला दिया था। अंजुम बार बार ये कहकर अंजुम ने सारे पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लिए और फिर मुस्कुराते हुए मालिनी का कंधा थपथपाते हुए कहा, ऐसे ही मेहनत करती रहो। ये कहकर अंजुम आहान को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए जाने लगी। आहान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था। तभी मालिनी ने आहान का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने को कहा, पर आहान चुप रहने वालों में से नहीं था। अंजुम अपनी गाड़ी में जाने ही वाला था कि पीछे से आहान बोला, अंजुम, तुम भूल गए होगे, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे वसूल करूंगा। आहान की बात सुनते ही अंजुम के चेहरे पर डर फैल गया, लेकिन इतने लोगों के सामने वो अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता था। अंजुम की नजर सामने खड़ी तृप्ति पर पड़ी। वो अभी अभी यहां पहुंची थी। अंजुम को वो दिन भी याद आ गया जब आहान ने कहा था कि वो कैलिफोर्नियम के पैसे वसूल करेगा, और उसने पूरे लोहिया परिवार को 2 घंटे में बर्बाद कर दिया था। आहान का खेल यही खत्म करना बेहतर था। आहान अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ा अंजुम को देख रहा था। अंजुम ने अपने एक गुर्गे को इशारा किया और अगले ही पल वो शख्स हाथ में लोहे की रॉड लेकर आहान की तरफ दौड़ा। लेकिन आहान जानता था कि वो इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। उसने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया था। उसे बस थोड़ी देर के लिए खुद को बचाना था। तो आहान वहां से भाग गया। उसके भागते ही सब हॉकी लेकर आहान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। आहान के जाते ही अंजुम पीछे से दहाड़ते हुए बोली, उसे हाथ मत लगाना, बस उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। 1 मिनट में पूरी भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन अभी भी कई लोग तमाशा देखने के लिए खड़े थे। तो अंजुम इत्मीनान से तृप्ति के पास गई और हंसते हुए बोली, क्या तुमने उसे देखा? तृप्ति को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अंजुम से कुछ नहीं कहा। आहान बड़ा अजीब इंसान है, क्योंकि वो सिर्फ खुद को गरीब दिखाता है, लेकिन असल में उसके पास बहुत दौलत है। और मुझे ये भी पता है कि मेरे परिवार को सड़क पर लाने वाला वही है, और अगर वो चाहे तो मुझे फिर से बर्बाद कर सकता है। तृप्ति अंजुम की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अगर आहान इतना अमीर है कि लोहिया जैसे बड़े बिजनेस परिवार को सड़कों पर ला सकता है, तो वो यहाँ बारबेक्यू स्टॉल लगाकर क्यों बैठा है? अंजुम के मुंह से ऐसी अजीब बात सुनकर तृप्ति उसे देखने लगी। तृप्ति को ऐसे देखते देख अंजुम अचानक गुस्से से भड़क गया और बोला, लेकिन तृप्ति, एक बात और बता दूं, ये आहान कल सूरज भी नहीं देख पाएगा। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो अभी मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर तृप्ति ने मुंह फेर लिया। वो अंजुम से नफरत करने लगी थी और अब उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उसे आहान की चिंता थी, पर वो ये भी जानती थी कि अंजुम आहान को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। दूसरी तरफ मालिनी भी चिंतित थी। वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अंजुम ने देखा कि उसकी धमकी का तृप्ति पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने तृप्ति को धमकाते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। अब मैं इसे जी भर के पीट सकती हूँ और इसका लाइव टेलीकास्ट भी करूंगी, ताकि यूनिवर्सिटी में सब देख सके कि मैं तृप्ति के आसपास दिखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करती हूँ। आहान का हश्र देखने के बाद कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। अंजुम अक्सर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता था और यूनिवर्सिटी में उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। उसके वीडियो ज्यादातर खाने पीने की चीजों, महंगी गाड़ियों, वो महंगे कपड़े पहनता था और लड़कियों के साथ डेट पर जाता था। उसकी जीवन शैली कई लोगों के लिए एक सपने जैसी थी, इसलिए कई लोग उसे फॉलो करते थे। जैसे ही अंजुम ने अपने अकाउंट में लॉगिन किया और लाइव टेलीकास्ट चालू किया, सैकड़ों लोग उसके चैनल पर आ गए।
कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आज क्या देखने को मिलेगा। तभी अंजुम स्क्रीन पर आई और बोली, नमस्ते दोस्तों और मेरे YouTube लाइव में आपका स्वागत है। आज रात हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। आज रात हम इतिहास रचने वाले हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। जो भी मेरे सामने आएगा उसका यही हश्र होगा। ये क्रूरता का नहीं बल्कि न्याय का समय है, ये बदले का समय है। और अब बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं, इसका आनंद ले। ये कहते हुए अंजुम ने अपना कैमरा मालिनी और तृप्ति की ओर केंद्रित किया और आगे कहा, आप लोग इन चेहरों को पहचानते हैं, हम बाद में फिर से उनके हाव भाव देखेंगे। अंजुम ने जानबूझकर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया। उनके ये कहते ही पूरा कमेंट सेक्शन भर गया। लोग जानना चाहते थे कि आज क्या होने वाला है। क्या अंजुम बीच सड़क पर किसी को मारने वाली है? वो कौन है जिसकी आज शव यात्रा निकलने वाली है? लोग लगातार कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे थे। तो अंजुम ने फिर कहा, अंदाजा लगाओ वो खुशकिस्मत इंसान कौन है। सही जवाब देने वाले को ढेर सारे इनाम मिलेंगे। लोग तरह तरह के जवाब दे रहे थे। तभी कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा, क्या वो आहान गिल है? और इस कमेंट को ढेरों लाइक मिले। किसी ने मालिनी और तृप्ति को देखकर आहान का नाम लिया। अंजुम फिर आगे आई। तो आपने सही सोचा, आहान गिल हमारी यूनिवर्सिटी के नाम पर एक काला धब्बा है जिसे मैं आज साफ करने वाली हूं। अंजुम के कंफर्म करते ही YouTube की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। लोग एक दूसरे को फोन करके बता रहे थे, लिंक मैसेज कर रहे थे। कमेंट सेक्शन भर गया, अंजू भाई उसे मार दो, उसे हाई रेजोल्यूशन में मार दो ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। बुरा लड़का तुम्हें 300 रुपए भेजेगा। लोग लड़ाई का लाइव वीडियो देखने के लिए बेताब थे और अंजुम के अकाउंट में पैसे भी डोनेट कर रहे थे। अंजुम अभी भी अपने वीडियो पर कमेंट्स पढ़ ही रही थी कि तभी आहान दौड़ता हुआ वहां वापस आया। अंजुम के लोग अभी भी उसके पीछे थे। आहान को देखकर अंजुम ने कैमरा आहान की तरफ घुमाया और बोली, क्या तुम लोगों ने देखा? ये गधा आहान खुद ही मेरे पास आ गया है। किसी ने कमेंट किया था, शायद रास्ता भूल गया होगा। जब गीदड़ मरने वाला हो तो कहा जाएगा। अगला कमेंट आया। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं। स्क्रीन पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे। दूसरी तरफ तृप्ति और मालिनी भी परेशान थी कि जब उन्हें आहान का पीछा करने का मौका मिला तो वो भागकर वापस क्यों आ गया। आहान हाफता हुआ अंजुम के पास आया। अंजुम कैमरा हाथ में लिए आहान के सामने खड़ी हो गई और बोली, तो तुम खुद को गैंगस्टर कह रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम सबसे नहीं लड़ पाऊंगा। अंजुम हंसते हुए बोली। आहान भी हंसने लगा। सब परेशान थे कि आहान हंस क्यों रहा है। आहान बोला, क्या बात है, तुम मुझे गैंगस्टर नहीं लग रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉमेडियन गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहा हो, मानो राजपाल यादव को ब्रूस ली का रोल मिल गया हो। सबूत की बात सुनकर लाइव टेलीकास्ट देख रहे लोग भी हंसने लगे। राजपाल यादव ब्रूस ली का रोल निभा रहे हैं, हंस हंस कर पेट फट जाएगा। अच्छी बात है, आहान मरने से पहले हमें हंसाने के लिए कॉमेडी कर रहा है। आहान की बातें सुनकर कमेंट सेक्शन में लोग हंसने लगे। अंजुम अकेला था जिसकी हंसी गुस्से के रूप में फूट पड़ी। वो दहाड़ा और अपने गुर्गों की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो को मारा था। उसके पिता कभी जग्गा के गैंग में थे। बाद में वो अपराधी और व्यापारी दोनों बन गए और जग्गा गैंगस्टर। जग्गा को गुस्से में देखकर अंजुम कांप रही थी। कैमरा उसके हाथ से गिर गया। लाइव टेलीकास्ट देख रहे लोगों को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी के ही थे। तभी किसी ने कमेंट में लिखा, चलो यारो नाइट स्ट्रीट चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। और सब तुरंत नाइट स्ट्रीट की तरफ तमाशा देखने दौड़ पड़े। हाँ चलो वहां चलते हैं और पूरा तमाशा देखते हैं। उधर अंजुम डर से कांप रहा था। उसे भी लग रहा था कि अगर उसने आज लाइव टेलीकास्ट में जग्गा को मार दिया तो वो नाइट स्ट्रीट के साथ साथ पूरे इलाके का डॉन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने गैंग के लड़कों पर पड़ी तो उसने देखा कि सबने अपने हथियार जमीन पर रख दिए थे और घुटनों के बल बैठकर जग्गा से माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जिन्हें मौका मिला डर के मारे भाग गए थे। इधर पुलिस भी जग्गा के सामने आने से डर रही थी। किसी में जग्गा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आहान ने फिर जग की तरफ देखा। 6 फुट लंबा, भारी भरकम लेकिन फुर्तीला आदमी
जिसे देखकर ही डर लगता था। वो गुस्से से पूछ रहा था, किसने कहा ऐसा? किसने कहा कि वो नाइट स्ट्रीट का गैंगस्टर है? किसने यहां हंगामा मचाने की कोशिश की? अंजुम मन ही मन सोच रहा था कि जग्गा यहां कैसे आ गया, लेकिन उसे जवाब देना ही था। जग सर, मेरा नाम अंजुम लोहिया है। हम यहां विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। हम आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आपको यहां क्यों आना पड़ा? अंजुम का सवाल सही था। अगर जग्गा ने अपने किसी छोटे से चेले को भेज दिया होता तो झगड़ा खत्म हो जाता। उसे खुद क्यों आना पड़ा? और अंजुम ने अपना नाम बताकर अपनी पहचान पहले ही जाहिर कर दी थी, लेकिन जगद्दा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अंजुम को घूर कर पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम कहां खड़ी हो? अंजुम कसाई के सामने चूजे की तरह लग रही थी। उसने डरते हुए कहा, जी सर, ये नाइट स्ट्रीट है। जग्गा फिर गरजा, तो तुम्हें भी पता होगा कि नाइट स्ट्रीट कैसी जगह है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां आए और पैसे ऐंठने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? जग्गा की बातें सुनकर अंजुम जमीन पर बैठ गया। वो डर के मारे रोने लगा। सच तो यह था कि नाइट स्ट्रीट में हफ्ता मजदूरी वसूलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ मालिनी को डरा धमकाकर रोज पैसे वसूलता। उसने सोचा कि मालिनी किसी को कुछ नहीं बता पाएगी, लेकिन यहां तो जग्गा को भी पता चल गया कि उसने नाइट स्ट्रीट में लोगों से पैसे वसूलने की कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद यहां कभी नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो। अंजुम को रोता देख जग्गा समझ गया कि अंजुम का दिल शोहे के बराबर है। उसने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। अगर उसे फिर यहां देखा तो अच्छा नहीं होगा। तभी जग्गा ने अपने एक चेले से कहा, सबके हथियार ले लो और ये गाड़ी गैराज में ले आओ। जग्गा ने अंजुम लोहिया की खुली जीप की ओर इशारा करते हुए कहा। जग्गा के इतना कहते ही अंजुम हक्का बक्का रह गया। उसने जग्गा का विरोध करना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जग्गा की तरफ देखते हुए बोला, जग्गा साहब, मैं लोहिया परिवार से हूं। लोहिया परिवार अपने हर मुश्किल काम के लिए जग्गा की मदद लेता था। लोहिया परिवार के शुरुआती दिनों में जग्गा ने उनकी कई मुश्किलें सुलझाई थी। बदले में जग्गा ने खूब पैसा और जान पहचान कमाई। अब उनके बीच ज्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन झगड़ा भी नहीं होता था। अंजुम को लगा कि अगर उसने अपने परिवार का नाम बता दिया तो शायद जग्गा उसकी गाड़ी छोड़ दे, पर ऐसा लग रहा था जैसे जग्गा को लोहिया परिवार से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो बस आहान की चिंता थी। शायद उसे पता था कि लोहिया परिवार बर्बाद हो चुका है। जग्गा ने गुस्से में अंजुम को थप्पड़ मारा और कहा, अपने बाप को भेजो, निकल जा अभी यहां से। ये कहकर जग्गा ने अंजुम को फिर लात मारी। जग्गा के चेले अंजुम को घसीट कर ले गए। वो हमारे बॉस के सामने हीरो जैसा बर्ताव कर रहा है। लोग अंजुम को घसीट कर ले जा रहे थे और अंजुम ने आहान की आवाज सुनी। आहान ने जग्गा की तारीफ करते हुए कहा, तुम कितने होशियार हो। उधर यूनिवर्सिटी के कई लड़के ये तमाशा देखने नाइट स्ट्रीट पहुंच गए थे। सब इस तमाशे को रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन यहां तो नजारा ही उल्टा हो गया था। जग्गा के गुर्गों ने अंजुम के गैंग के लड़कों के सारे हथियार और मोटरसाइकिल छीन ली थी और कई लड़कों की पिटाई की गई थी। अंजुम के चेहरे पर अभी भी जग्गा की उंगलियों के निशान थे और उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत रो कर आ रहा है। अंजुम साप्ताहिक किश्त लेने आया था और अपनी गाड़ी से उतर रहा था। जग्गा के आदमी उसे घसीट कर दूर ले गए और फिर पीटना शुरू कर दिया। जग्गा बॉस से बहस करता है, तुम्हारी कितनी हिम्मत है। यूनिवर्सिटी के लड़के अंजुम की पिटाई का वीडियो बना रहे थे। 2 मिनट बाद अंजुम जमीन पर पड़ा था और जग्गा के आदमी उसे छोड़कर जा चुके थे। अंजुम बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। आहान, मुझे माफ कर दो आहान, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। मैं आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। बहुत पिटाई के बाद अंजुम बेहोशी में बड़बड़ा रहा था और उसके साथ आए लड़के उसे अपने कंधों पर उठाकर ले गए। ये देखकर सभी हैरान रह गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी से पूछे कि अंजुम की पिटाई कैसे हुई। उन्हें उम्मीद थी कि आज अंजुम लाइव टेलीकास्ट में सबके सामने आहान की पिटाई करेगी, पर अंजुम की ये हालत होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उधर तृप्ति और मालिनी भी सहम गई थी। मालिनी डर के मारे अपनी जगह पर बूत की तरह खड़ी थी।
आहान जग्गा से बात करके आगे बढ़ ही रहा था कि तृप्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बोली, मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर ये कार तुम्हारी हुई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम रहूंगी, और अगर ये कार मेरे बॉयफ्रेंड की निकली तो तुम जिंदगी भर इसकी सफाई करोगे। बताओ, क्या ये मंजूर है? दोनों में अभी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी सड़क पर आता दिखाई दिया। ये वही था जिसने आहान से मशरूम खरीदे थे। उसके बाल झड़ने लगे थे और पेट भी निकल आया था। आभा और तृप्ति योगा क्लास जाती थी। दोनों काफी फिट थी। आहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आभा का बॉयफ्रेंड बनेगा। उसे देखते ही आभा दौड़ी हुई उसके पास आई। अमित, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये हारा हुआ आदमी कह रहा है कि ये कार उसकी है। क्या तुम उसे बताओगे कि ये कार तुम्हारी है? आभा ने अमित नाम के उस आदमी की बाह पकड़ते हुए कहा। आभा की बातें सुनकर अमित अपनी जेब ढूंढते हुए बोला, अरे नहीं, मैं जल्दी में अपनी चाबियां लाना भूल गया। अमित की बातें सुनकर आभा का चेहरा उदास हो गया। चाबियां लाना कैसे भूल सकते हो? जाओ और जल्दी से ले आओ। लेकिन अमित वापस जाकर चाबियां लाने के मूड में नहीं था क्योंकि कार उसकी नहीं थी। अमित ने आभा को डांटा और कहा, तुम उस हारने वाले से क्यों बात कर रही हो? मुझे देर हो रही है, चलो होटल चलकर आराम करते हैं। कल सुबह मैं तुम्हें इसी कार में छोड़ दूंगा। अमित की बात पूरी होने से पहले ही आहान ने जेब में हाथ डाला और कार स्टार्ट कर दी। कार तेज आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। कार की गर्जना की आवाज सुनकर आभा चौंक गई और अमित को गले लगा लिया। लेकिन आभा को अभी तक समझ नहीं आया था कि असली हारने वाला कौन है। तो आहान ने आभा की तरफ देखते हुए कहा, देखो, कार स्टार्ट हो गई है। फिर आहान ने 2 बार ताली बजाई और कार की ड्राइविंग सीट की खिड़की पर एक चमकदार लाल डिजिटल स्क्रीन दिखाई देने लगी। इस पर 0 से 9 तक नंबर थे और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी था। इस कार का मालिक अपनी सुविधानुसार पासवर्ड या फिंगरप्रिंट में से कोई एक चुन सकता था। इस स्क्रीन को देखकर आहान ने कहा, कार स्टार्ट हो गई है, तुम पासवर्ड डालो और अपनी कार ले जाओ। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी जब अमित आगे नहीं बढ़ा तो आहान आगे बढ़ा और बोला, माफ कीजिए, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। क्या ये वाकई आहान की कार थी? क्या आहान वाकई इतना अमीर आदमी है कि वो GTR का 50वीं सालगिरह वाला वर्जन खरीद सके? इस कार की कीमत आभा के परिवार की सारी संपत्ति से भी ज्यादा थी। इस कार को चलाने वाला जरूर कोई असाधारण होगा। तो क्या आहान इतने सालों से सबको बेवकूफ बना रहा था? आभा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने अमित की तरफ देखा और पूछा, अमित, ये सब क्या है? अमित अवाक रह गया। वो क्या कहता? वो 30 साल की उम्र में 3 कंपनियां चला रहा था, फिर भी वो ये कार नहीं खरीद सकता था। उसने आहान की तरफ देखा। आहान 22 से 23 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था जो नाइट स्ट्रीट में बारबेक्यू स्टॉल लगा रहा था। उसकी शक्ल भी नहीं बता रही थी कि वो इस लग्जरी कार को चला सकता है। वो ये कार कैसे खरीद सकता था? अमित को काफी देर तक चुप देखकर आभा खुद को रोक नहीं पाई। उसने गुस्से में अमित से पूछा, अमित, ये गाड़ी किसकी है? लगता है इसे मेरी गाड़ी की चाबियां मिल गई है। ये तुम्हारा क्लासमेट है, इससे कहो मेरी चाबियां लौटा दे। आहान, चाबियां लौटा दे। आभा, तू पागल हो गई है क्या? वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। अगर ये गाड़ी उसकी है तो जा, इससे पूछ कि इस गाड़ी का पासवर्ड क्या है, नहीं तो पूछ कि गाड़ी में क्या रखा है। क्या बकवास कर रही है तू? अपना बेवकूफ चेहरा देखा है? तू ये गाड़ी चलाने लायक है और मैं तुझे बताऊंगी कि मेरी गाड़ी में क्या रखा है। तू मेरे बारे में क्या सोचता है? जरा तमीज से बात कर। नाइट स्ट्रीट की सड़क पर लगे खून के धब्बों को अच्छी तरह देख। अभी पता चल जाएगा कि कौन गाड़ी चलाने लायक है, कौन नहीं। आहान की चेतावनी का असर हुआ और अमित चुप हो गया। अब तक आभा जान चुकी थी कि ये गाड़ी अमित की नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब भी आभा उसे GTR में बैठने को कहती, अमित कोई न कोई बहाना बना देता। आभा निराश होकर बोली, अमित, ये गाड़ी तेरी नहीं है ना? नहीं, ये नहीं है, मेरी कार। आभा, मैं तुम्हारे जैसी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का स्वभाव अच्छी तरह जानता हूं। तुम जैसी लड़कियों को पैसों से इतना प्यार क्यों होता है? अगर मेरे पास लिमिटेड एडिशन वाली GTR कार नहीं है तो क्या तुमने कभी खुद को देखा है? तुम कितनी बेकार हो। अमित समझ गया कि उसका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए बिना कुछ कहे वो उठा और वहां से चला गया।
उसी समय आभा को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका दिल बैठ गया था। उसने अभी तक नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह धोखा देगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली है। आभा, 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 इधर देखो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। आभा की आंखों में आंसू भर आए। बीच में उसने आहान को हाथ हिलाते हुए देखा, लेकिन आभा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। ध्रुव का आभा के साथ कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा, नहीं आभा ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। आभा, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। तुम देखोगी कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को जल्द ही तुम्हारी रखेल मिल जाएगी। चलो, ले लो ऊपर, बहुत देर हो गई है, मुझे तुम्हें कहीं छोड़ देना चाहिए। आहान आभा को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आभा चीख पड़ी। उसने गुस्से से कहा, आहान, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? उसकी वजह से मैंने तृप्ति से दूरी बना ली थी। आज उसका शो है, पर मैं वहां नहीं गया। उसने मुझे लूटा है। आभा की बातें सुनकर आहान हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आभा को कैसे समझाए। आभा आहान की कार से टिककर जमीन पर बैठी रो रही थी। उसने अपने पैर मोड़ रखे थे और घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी। काफी देर रोने के बाद आभा ने सिर उठाया और आहान की तरफ देखकर पूछा, क्या वो सच में तुम्हारी है? हाँ। आहान समझ नहीं पा रहा था कि उसे आभा को यही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। आभा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम वो नहीं हो जो मैं तुम्हें समझती थी। इसका मतलब है कि तुमने सुपरमार्केट से खाना चुराकर नहीं खाया। क्या तुमने मुझे अपनी आंखों से खाना चुराते हुए देखा? मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन पीछे से बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई दिया। वो मैं नहीं थी। उस आदमी ने तुमसे क्या झूठ बोला? क्या मैं तुम्हारा हिसाब किताब ठीक करने में मदद कर सकती हूँ? मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। मेरे माता पिता पर बहुत कर्ज था। मैं देखती थी कि घर के माहौल में हमेशा डर बना रहता था। उस समय अमित कई कंपनियां चला रहा था। वो अच्छा पैसा कमा रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके साथ रहूं तो वो मेरे पिताजी के सुपरमार्केट में भी निवेश करेगा। उसने मुझे एक कार भी उपहार में दी। ये कहते हुए आभा अचानक चुप हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आहान के साथ अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी। बड़ी मुश्किल से आहान अंदर पहुंच पाया। अंदर स्टेज पर कॉलेज का एक लड़का इस शो को होस्ट कर रहा था। कृपया शांत हो जाइए। अब इस यूनिवर्सिटी की सबसे फेवरेट जोड़ी आपके सामने आ रही है। भाइयों और बहनों, आइए स्वागत करते हैं परफेक्ट कपल तृप्ति और नकुल का। तृप्ति और नकुल उसी समय स्टेज पर पहुंचे जब होस्ट आज शाम हमारे सामने बोल रहे थे। तृप्ति मंच पर नकुल के साथ खड़ी थी और छात्र संघ के लड़के लड़कियां नकुल के इशारे पर ताली बजा रहे थे। तृप्ति कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े आहान पर पड़ी, जिससे उसकी जान में जान आई। तृप्ति आशान्वित थी, लेकिन फिर आहान को देखकर वो हैरान रह गई। आहान आखिरकार आ गया। धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। तृप्ति पहले भी कई बार स्टेज परफॉर्मेंस दे चुकी थी। उसे कभी स्टेज का डर नहीं लगा था, लेकिन आज गाने से पहले वो बहुत घबरा रही थी। जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद तृप्ति को गाना शुरू करना पड़ा। तृप्ति ने अपने पीछे ऑर्केस्ट्रा को हाथ के इशारे से रुकने का इशारा किया। ऑर्केस्ट्रा में मौजूद लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि शायद तृप्ति तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुरंत ऑर्केस्ट्रा रोक दिया और तृप्ति को देखने लगे। लेकिन तृप्ति जानती थी कि उसे क्या करना है। तृप्ति माइक पास लाई और गाना शुरू कर दिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ग्रेजुएशन डे पार्टी में नर्सरी राइम। हालांकि आहान जानता था कि तृप्ति क्या गा रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तृप्ति ये गाना आहान के लिए गा रही थी। तृप्ति के बगल में खड़ा नकुल शाह आश्चर्य से तृप्ति को देख रहा था। आज उसने चमकदार कुर्ता पहना हुआ था और उसके ऊपर बहुत ही फैंसी दिखने वाला स्टोल। वो पूरी तैयारी से आया था, लेकिन यहां तृप्ति कुछ और ही गा रही थी। नकुल का चेहरा आश्चर्य से भर गया। 10 बज चुके थे। उसे देखकर लग रहा था कि तृप्ति ने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया है। उसे गाने का मौका ही नहीं मिला। नर्सरी राइम खत्म करने के बाद तृप्ति चुप हो गई। सब हैरान थे। क्या हमें ताली बजानी चाहिए
या चुपचाप बैठना चाहिए? तृप्ति ने आहान की तरफ देखते हुए पूछा। आहान, क्या मैंने इस बार सही गाया? तृप्ति के इतना कहते ही पूरे हॉल में कान्हा फूंसी की आवाज सुनाई देने लगी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लोगों के सामने तृप्ति सिर्फ आहान के लिए गा रही थी। सब आहान और तृप्ति को हैरानी से देख रहे थे। तभी आहान खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। आहान जानता था। एक बार आहान ने तृप्ति से पूछा था कि क्या उसे कागज का तारा मोड़ना आता है, लेकिन तृप्ति ने मना कर दिया था। तब से तृप्ति कागज का तारा मोड़ना सीख रही थी। यही सोचकर आहान मुस्कुरा रहा था और जोर जोर से ताली बजा रहा था। उधर तृप्ति स्टेज से उतरकर आहान की तरफ दौड़ी। पूरी भीड़ तृप्ति को देख रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तृप्ति दौड़कर आई और आहान को गले लगा लिया। माइक्रोफोन अभी भी तृप्ति के गले में था। उसने आहान से जो कहा वो पूरे हॉल में सभी ने सुना। सिर्फ हॉल ही नहीं, शो का सीधा प्रसारण भी हो रहा था और हजारों लोग उस शो को देख रहे थे। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आहान, मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। तृप्ति के बाल आहान के चेहरे पर थे। लोग अपने चेहरे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दी। कहाँ जाना है? बताओ तृप्ति। कोई जवाब नहीं आया। तृप्ति ने जो भी कहा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक लड़के ने बगल में खड़ी लड़की से पूछा, तृप्ति ने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। लड़की ताली बजा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चांद के पार। उधर तृप्ति ने फिर कहा, मैं चांद के पार जाना चाहती हूं। आहान, मुझे वहां ले चलो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आहान ने निहाल से पूछा। आहान तृप्ति के साथ बाहर निकला ही था कि निहाल ने उसे आवाज दी। आहान ने पहले तृप्ति को उसके घर छोड़ा, फिर वो सीधा निहाल के पास गया। लेकिन निहाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। आहान के पूछने पर निहाल मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं आहान सर। फिर निहाल ने दस्तावेजों का एक बंडल उठाकर आहान को दिया और कहा, आहान सर, ये वही निवेश योजना है जो हमने पिछली बार बनाई थी। आहान निवेश योजना के पन्ने पलटने ही वाला था कि उसकी नजर एक टीवी कार्यक्रम पर पड़ी, जिसके लिए पिछली बार आहान और निहाल दोनों ही तैयारी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार आहान के मन में कुछ और ही था। उसने निहाल की तरफ देखा और कहा, निहाल, मैंने ये निवेश योजनाएं पहले भी देखी है। ये देखो, ये एक टीवी कार्यक्रम है जिसका नाम है एंजल। ये टीवी कार्यक्रम एक सुपर मॉडल हंट था। इस टीवी कार्यक्रम में कुछ अनजान लोगों को कुछ पैसे दिए जाते थे ताकि वे कार्यक्रम शुरू होने पर उसकी तैयारी कर सके। ये कार्यक्रम काफी महंगा था और कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग थी। निहाल को इस तरह के निवेश की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए निहाल की इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन आहान ने उसे समझाया, ये भले ही बहुत महंगा कार्यक्रम हो, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा, विज्ञापन से अच्छी खासी कमाई होगी। इस शो का लोगों पर बहुत अच्छा असर होगा। एक काम करो, अपनी दोनों कारें बेच दो और इस कार्यक्रम में निवेश कर दो। निहाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाकर आहान का साथ दिया। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे निहाल के मन में कुछ चल रहा है। तो आहान ने फिर पूछा, निहाल तुम ठीक हो? कुछ कहना चाहते हो? जवाब में निहाल ने कहा, कुछ नहीं सर, सर्दी की वजह से मेरी नाक बंद है, जिसकी वजह से आज मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं। पर चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उधर आभा ने तृप्ति को मैसेज किया, तृप्ति, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हारी ट्विंकल ट्विंकल ने पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा रखा है। तुमने नकुल को बहुत गुस्सा दिलाया है। मुझे उस बेचारे पर तरस आ रहा है। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तृप्ति ने जवाब दिया, कमाल है, तुम्हारे मैसेज में आहान का जिक्र तक नहीं है। क्या उसके लिए तुम्हारी नफरत खत्म हो गई है? असल में ये सब नकुल की गलती थी। उसने मुझे स्टेज पर अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ने को कहा और कहा कि मैं और नकुल यूनिवर्सिटी के सबसे पसंदीदा कपल है। तो मैं क्या कर सकता था? इसके बाद तृप्ति ने आंख मारने वाला इमोजी लगाया। उधर से अभानी ने जवाब दिया, मैं आज भी आहान से उतनी ही नफरत करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसे गलत समझा। उसने सुपरमार्केट से खाना नहीं चुराया और मुआवजे के तौर पर मैंने उसे ग्रेजुएशन पार्टी का टिकट दिया ताकि वो तुम्हारा गाना सुन सके। समझो मेरी ट्विंकल ट्विंकल। आभा ने सारा सच छुपा लिया।
सच तो ये था कि आभा का दिल टूटा हुआ था। वो डिप्रेशन में थी और इसीलिए वो तृप्ति के शो में नहीं गई थी। आभा ने अगला मैसेज भेजा, हमने हिसाब किताब कर लिया है, लेकिन तुम उस बेचारे से दूर रहो। आभा की सलाह का तृप्ति पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने अगले दिन आहान को मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग आहान, मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। उन्होंने तुम्हें आज डिनर पर बुलाया है। आहान ने जब ये मैसेज देखा तो वो चौंक गया। वो काफी देर तक मैसेज देखता रहा। आहान के लिए ये पहली बार था। इतना ही नहीं, तृप्ति ने आहान को शाम को डिनर पर आने के लिए 80 रुपए दिए। तृप्ति जब स्टोर से बाहर आई तो उसने देखा कि आहान एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था। वो लड़की आहान का इंटरव्यू ले रही थी और थोड़ी देर बाद चली गई। वो कौन थी? अरे कुछ नहीं, वो किसी टीवी प्रोग्राम से थी। आहान ने बातचीत काटते हुए तृप्ति से कहा, उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जिस टीवी प्रोग्राम में उसने पैसा लगाया था उसकी टीम आहान को ढूंढ लेगी। और जो लड़की आहान का इंटरव्यू ले रही थी वो इस प्रोग्राम की प्रोडक्शन मैनेजर थी। इसके बाद तृप्ति और आहान साथ घूम रहे थे। तृप्ति की मां फोन कर रही थी, पर तृप्ति जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही थी। कौन फोन कर रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पर तृप्ति का मूड ठीक नहीं था। वो चिढ़कर बोली, मेरी मां फोन कर रही है, मेरे बिना उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता। वो जरूर ये पूछने के लिए फोन कर रही होंगी कि मैं कहां हूं, मुझे आने में कितनी देर लगेगी, जरा अभी देख लो। ये कहकर तृप्ति ने फोन उठाया और लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। तृप्ति, बेटा तुम कहां हो? आने में कितनी देर लगेगी? यहां इतना काम है, तुम्हारे बिना कैसे होगा? मां की आवाज सुनकर तृप्ति और आहान हंसने लगे। तृप्ति ने मां को बताया कि वो रास्ते में है, बस पहुंचने वाली है, और फिर आहान से कहा कि शाम को देर मत करना, समय पर पहुंच जाना। ये कहकर तृप्ति ने आहान को गले लगा लिया, फिर तुरंत अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ी। आहान काफी देर तक खड़ा रहा, तृप्ति की कार को जाते देखता रहा। तृप्ति को गले लगाने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। शाम को आहान अपनी जीटीआर से तृप्ति के बंगले के लिए निकल पड़ा। तृप्ति के घर में हंगामा मचा हुआ था। तृप्ति गुस्से में अपनी मां से लड़ रही थी। मां, आपको उस नकुल को बुलाने की क्या जरूरत थी, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। तृप्ति समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां ने नकुल को क्यों बुलाया, लेकिन शायद उसकी मां समझ नहीं पा रही थी कि तृप्ति क्या कह रही है या समझना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो बहुत भोलेपन से बोली, अगर उसने बुला लिया तो क्या होगा, वो हमारा बच्चा है, खाना खाएगा ही। वैसे भी उसकी और हमारे परिवार की इतनी पुरानी दोस्ती है। मैं और उसकी मां बचपन की दोस्त है, और तुम दोनों साथ में पढ़ाई भी कर रही हो। हम दोनों के परिवार तुम दोनों की शादी करवाना चाहते थे, और इतना सब होने के बाद भी तुमने कॉलेज में क्या किया? नकुल एक अच्छा लड़का है, उसने अपने दिल में कुछ नहीं रखा, वो तुम्हें दोष भी नहीं दे रहा। जो हुआ सो हुआ, खाने के बाद उससे माफी मांग लेना। तृप्ति गुस्से से लाल हो रही थी और उसकी मां बोलती जा रही थी। जब उसकी मां ने देखा कि तृप्ति बहुत गुस्सा हो रही है तो उसने उसे टोका और कहा, देखो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो डिनर पर आ रहा है तो आने दो, लेकिन वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तभी बनेगा जब तुम्हारे घर वाले मानेंगे, है ना? तृप्ति अपनी मां की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तृप्ति इतने बड़े बिजनेस घराने से थी कि घरवाले आहान को कैसे स्वीकार कर सकते थे। तृप्ति का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। नकुल फूलों का गुलदस्ता लिए सामने खड़ा था। तृप्ति को देखते ही वो आगे बढ़ गया और उस घटना को भूल नहीं पा रहा था, ना ही वो तृप्ति को माफ करने वाला था। वो इतने सालों से तृप्ति से प्यार करता रहा था और तृप्ति उसे अनदेखा कर रही थी, और आज तृप्ति का रवैया ऐसा था जैसे वो नकुल को जानती ही न हो। चलो सब बैठ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। तृप्ति की मां ने सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने को कहा। नकुल को लगा जैसे जिंदल आंटी आहान से एक बार भी नहीं मिली हो, पर उन्हें भी आहान पसंद था। पर मिस जिंदल की नजर से उन्हें तृप्ति की पसंद से कोई परेशानी नहीं थी। तृप्ति के मना करने के बाद भी नकुल वापस नहीं गया, बल्कि जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
उसे तृप्ति की कोई परवाह नहीं थी। उसे तृप्ति की मां ने बुलाया था और वो ऐसे जाने वाला नहीं था। अगर आहान न होता तो शायद चला जाता, पर वो आहान के हाथों हारने को तैयार नहीं था। उसे गुस्सा आ रहा था कि तृप्ति को आहान जैसा रीढ़ विहीन और बेचारा लड़का कैसे पसंद आ सकता है। उसने तृप्ति की मां को आवाज दी और बोला, आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसकी आवाज काफी गंभीर थी। तभी मिस जिंदल यानी तृप्ति की मां ने पूछा, हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। नकुल की आवाज में गुस्सा था। उसके शब्द तीखे और आक्रोश से भरे थे। वो कहने लगा, आंटी, आहान गिल काफी बदनाम है। यूनिवर्सिटी में सब उसके बारे में जानते हैं। वो ऐसा लड़का नहीं है जिसे आप लोग अपने घर बुलाएंगे। ये कहते हुए नकुल ने अपना चश्मा उतारा और लेंस साफ करते हुए बोला। वो मिस जिंदल की उत्सुकता बढ़ा रहा था। साथ ही वो देख रहा था कि वो उसकी बातों में रुचि ले रही है या नहीं। ये देखकर कि मिस जिंदल उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे थे, नकुल ने आगे कहा, आंटी, आहान गिल के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो मुझे आपको बताने में भी शर्म आती है। वो हमेशा खुद को अमीर आदमी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत गरीब परिवार से है। मैंने सुना है कि उसकी मां अपना खून बेचकर उसकी कॉलेज की फीस भरती है, लेकिन वो एक आलीशान जिंदगी जीता है। उसने अपने रूममेट से लगभग लाख उधार लिए हैं और आज तक नहीं लौटाए हैं। वो बेचारा आज भी दाने दाने को मोहताज है। इसके अलावा आहान की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। आहान की मारपीट से तंग आकर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन आंटी, आप यकीन नहीं करेंगी कि आहान ने उस लड़की को नशा कराया। फिर वो उसे एक होटल में ले गया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। आप पता लगा सकती है, ये बात सबको पता है। वो एक रात जेल में भी रहा था। इतना ही नहीं, आहान इन दिनों एक बेचारी गूंगी भरी लड़की को बर्बाद कर रहा है। उसे लगता है कि गूंगी लड़की उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुना है आहान ने उस बेचारी लड़की से बहुत पैसे लिए हैं और वापस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पढ़ाई के बाद नाइट मार्केट में दुकान चलानी पड़ रही है। आपने उस नाइट मार्केट के सबसे बड़े गुंडे जग्गा के बारे में सुना होगा। आहान का उससे भी कुछ ना कुछ संबंध है। जग्गा की मदद से उसने उस लड़की की मदद करने वालों को पिटवाया। मैंने अपनी आंखों से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है और अब आहान उस बेचारी गूंगी लड़की को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठता है। नकुल की बातें सुनकर मिस जिंदल की सांस फूल गई। तृप्ति ने ऐसे राक्षस को डिनर पर बुलाया है। नकुल बोलता रहा। उसके शब्द अधिकाधिक कठोर होते जा रहे थे। उसने आगे कहा, ये सब कुछ नहीं आंटी, और सुनो, पिछली बार तृप्ति के जन्मदिन पर आहान ने उसे नकली कैलिफोर्नियम दिया था, जिससे तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से बच गया और निशा की कंपनी दिवालिया हो जाती। नकुल की बातें सुनकर मिसेस जिंदल आश्चर्य और सदमे में बोली, क्या आहान इतना बुरा इंसान था? नकुल ने हर घटना को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया था और आहान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आहान के बारे में सुनकर मिसेस जिंदल सिहर उठी। उसे इंसान नहीं, राक्षस कहना चाहिए। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। तृप्ति ने क्या देखा होगा? ये सोचकर मिसेस जिंदल ने तृप्ति की तरफ देखा। तृप्ति ने अपनी मां की आंखें पढ़ ली थी। तृप्ति गुस्से से चीखी और बोली, मां, ऐसी बात नहीं है। तृप्ति आहान को बचाना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि नकुल ने कैसे सब कुछ बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर दिया था। मिसेस जिंदल गुस्से से तृप्ति की तरफ देखते हुए बोली, तुम चुप रहो, जाकर नकुल के पास बैठो। तभी एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सुना, आहान आ गया था। घर के दरवाजे खुले थे, लेकिन फिर भी आहान ने दरवाजा खटखटाया और अंदर झांक कर बोला, तृप्ति, मुझे माफ करना, मैं आने में थोड़ा देर कर गया। मुझे तुम्हारे लिए उपहार लाने में बहुत देर हो गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आहान को देखकर नकुल हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? और तुम क्या उपहार लाओगे? मिस जिंदल ने तृप्ति को दरवाजे पर जाने और आहान को बाहर से ही। जब आहान और मालिनी अपनी भाभी का रेस्टोरेंट शुरू कर रहे थे, तब अमन ने आहान के स्टॉल में पैसे लगाए थे। बदले में वो रोज अपने दोस्तों के साथ आता और जी भरकर खाता था। आहान के बार बार कहने पर भी अमन ने पैसे वापस नहीं लिए। ये दो दोस्तों के बीच का मामला था। लेकिन नकुल मिसेस जिंदल के सामने ये बात क्यों कर रहा था?
समझना मुश्किल था। आहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि नकुल मिसेस जिंदल के सामने ये बातें कह देगा। दूसरी तरफ तृप्ति ने नकुल से कहा, मैं इसे पैसे दूंगी। तुम्हें कितने पैसे देने होंगे? तृप्ति की बातें सुनकर नकुल ने आहान का मजाक उड़ाया और कहा, तुम पैसे क्यों दोगे? वो कैसा इंसान है? और तृप्ति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस रीढ़विहीन आहान के लिए पैसे क्यों दोगी? नकुल शायद तृप्ति की मां के सामने नंबर लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि तृप्ति को हुआ क्या है, उसे आहान में क्या दिख गया था। नकुल खुद को आहान से 1000 गुना बेहतर समझता था, पर वो तो बहुत अच्छा खेल रहा था। आहान के आने से पहले ही उसने आहान की इमेज खराब कर दी थी। नकुल, निकल जा यहां से अभी। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं तुझे कब से देख रही हूं। तू मेरे पीछे पड़ा है। मैं थक गई हूं। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तुझे जरा भी पसंद नहीं करती, पर तूने जानबूझकर उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां मैं पढ़ने जाती थी। ठीक है, तू मेरे कॉलेज में पढ़ता है तो कोई बात नहीं, पर तूने पूरे कॉलेज में यह बात फैला दी कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पर तूने सुना ही नहीं। अब ये उम्मीद मत कर कि मैं हमेशा तुझसे अच्छे से बात करूंगी। मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूं कि मैं तुझे पसंद नहीं करती। अगर हमारे बीच कोई पारिवारिक रिश्ता न होता तो तुझे क्या लगता है मैं तुझसे बात भी करती? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे आहान में क्या पसंद है। ठीक है, तो सुनो, तुम तो आहान के जूतों के नीचे की धूल भी नहीं हो। मुझे वो पसंद है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है या नहीं। तुम सच जानना ही नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत है। मेरे दिल में तो वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। और अगर तुम सोचती हो कि इन कामों की वजह से तुम कामयाब हो जाओगी तो तुम गलत हो। आज इस हरकत के बाद मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी गिर गई है। अब तुम अभी यहां से चली जाओ। तृप्ति जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आंखों में नकुल के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। इतना कहकर तृप्ति आहान का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाने ही वाली थी। उसे लगा कि आहान को यहां बुलाकर उसने गलती कर दी। पिछली बार जब आहान यहां आया था तो उसका बहुत मजाक उड़ाया गया था। आहान सोचता कि तृप्ति उसे नीचा दिखाने के लिए ही घर बुलाती है, लेकिन इस बार तृप्ति की कोई गलती नहीं थी। वो अपनी मां को आहान से मिलवाना चाहती थी, लेकिन मां ने न जाने क्यों नकुल को भी बुला लिया। नकुल के आने से सारा माहौल बिगड़ गया। तृप्ति आहान का हाथ पकड़े बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक आहान को तेज आवाज सुनाई दी। आहान पलटा। तृप्ति हैरानी और गहरे दुख से अपनी मां को देख रही थी, गाल पर हाथ रखे हुए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मां उसे मारेगी। बचपन से लेकर आज तक किसी ने तृप्ति पर हाथ नहीं उठाया था। आज पहली बार तृप्ति को पीटा गया था, वो भी नकुल के समर्थन में और आहान के सामने। तृप्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। तृप्ति की मां गुस्से से बोली, तुम नकुल से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि नकुल तुम्हारे भले के लिए ऐसा बोल रहा है? और तो और वो हमारा मेहमान है। क्या मुझे तुम्हें घर के बुनियादी शिष्टाचार सिखाने होंगे कि घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए? पहले अपने कमरे में जाओ। चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी साबित कर देता हूं कि आहान कैसा इंसान है। नकुल के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक थे। नकुल की कंपनी न सिर्फ सोशल मीडिया पर कंट्रोल करती थी, बल्कि उसके बहुत बड़े लोगों से कनेक्शन भी थे। अगर नकुल को आहान से निपटना होता तो उसे इतने बड़े कनेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष था। अगर वो चाहता तो आहान को 1 मिनट में गायब कर सकता था। इसके अलावा आहान को गिरफ्तार करना ही था। आहान को लेकर सोशल मीडिया पर पहले से ही काफी अफवाहें थी। सच कहूं तो आहान सोशल मीडिया पर बुरी वजहों से चर्चा में था। ऐसे लोगों से निपटना बहुत आसान होता है। नकुल आहान को हमेशा के लिए जिंदल परिवार की नजरों में गिरा देना चाहता था, लेकिन तृप्ति अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं ली। वो वही डटी रही। इसलिए नकुल को कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ा, करना ही पड़ा। तृप्ति जानती थी कि नकुल आहान को कितना नापसंद करता है। आज उसे मौका मिला है तो वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करेगा, जैसा कि तृप्ति जानती थी। नकुल ने कहा, आहान गिल अब दफा हो जाओ, क्योंकि जिंदल परिवार के कई लोग आने वाले हैं। आप अपमानित क्यों होना चाहते हैं?
जितना अधिक आप यहां रहेंगे उतना ही आपका अपमान होगा। क्या आहान खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? तृप्ति नकुल के साथ कैसे निपटेगी? क्या नकुल अपनी योजनाओं में सफल होगा? प्रशंसा, आहानी, मैं तुमसे कुछ और नहीं पूछना चाहता, मैं बस एक बात जानना चाहता हूं। क्या नकुल सही है? जब श्रीमती जिंदल ने देखा कि तृप्ति जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और मामला संभाल लिया। क्या यह सच है कि आपने अपने रूममेट से लाख लिए हैं? एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़की को लाख की आवश्यकता क्यों है? तो श्रीमती जिंदल ने तीखी आवाज में पूछा। आहान को ससे कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है, मैंने अमन से पैसे उधार लिए हैं। लेकिन आहान श्री जिंदल को बताना चाहता था कि नकुल कितनी चालाकी से चीजों में हेरफेर कर रहा था। वो कुछ और कहने ही वाला था कि नकुल बोला, आंटी, देखा आपने, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है और अब फैसला आप पर छोड़ता हूं। आप किस पर यकीन करती है? अगर आहान यही रहा तो मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं बचपन से ही जिंदल परिवार के यहां आता जाता रहा हूं। मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहूंगा। आप लोग बहुत काबिल हैं, सबको अच्छी शिक्षा मिली है। मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। आप ही सही गलत का फैसला करें, क्योंकि तृप्ति खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। इसके बाद मिस्टर जिंदल ने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान, प्लीज यहां से जाइए। आज हमारे यहां बहुत से मेहमान आ रहे हैं और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दे सकती। मिसेस जिंदल ने डाइनिंग टेबल पर ढेर सारी प्लेटें सजा रखी थी। साफ जाहिर था कि बहुत सारे लोग डिनर पर आने वाले थे। लगभग पूरा जिंदल परिवार डिनर करने वाला था। यह देखकर नकुल को गुस्सा आ रहा था कि वो इतने सालों से तृप्ति को पसंद करता रहा था, पर आज तक उसे जिंदल परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मौका नहीं मिला था। और इस आहान को तृप्ति ने अपने पूरे परिवार से मिलवाने के लिए डिनर पर बुलाया था। नकुल आहान को और भी बेइज्जत करना चाहता था। नकुल ने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वापस जाने के लिए टैक्सी के पैसे भी नहीं होंगे। कुछ पैसे लो और अपने लिए एक टैक्सी बुक कर लो। जल्दी करो, आंटी तुम्हारे यहां रहने से परेशान होंगी। इस घर को छोड़ दो। पर आहान नहीं गया। उसे नकुल द्वारा बेइज्जती से कोई परेशानी नहीं थी। वो जानता था कि नकुल एक अमीर घराने का लड़का है और छात्र संघ का अध्यक्ष भी। पर तृप्ति की आंखों में आंसू थे और वो आहान के लिए रो रही थी। आहान तृप्ति को ऐसे रोता हुआ नहीं छोड़ने वाला था, और अगर वो चला भी जाता तो उसे गलत समझा जाता। नकुल इसे अपनी जीत समझता और आहान को कायर कहा जाता। नकुल ने देखा कि आहान 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, तो गुस्से से उसने कहा, तो तुम अकेले नहीं जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूं? इतना कहकर नकुल जिंदल परिवार के सुरक्षा गार्ड को बुलाने के लिए मुड़ा। तभी उसे घर के बाहर एक कार रुकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही कार रुकी, ऊंची एडी के जूतों के जमीन पर चलने की आवाज नजदीक आती जा रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आकर बोला, नहीं, तुम आहान को बाहर नहीं निकाल सकते। सबने आवाज की तरफ देखा तो निशा आ गई थी। निशा को देखकर नकुल हैरान रह गया। नकुल ने कई सालों से निशा को नहीं देखा था। निशा अपनी पढ़ाई पूरी करने अमेरिका गई थी और वहां से लौटने के बाद जिंदल फार्मा में सीईओ का पद संभाल रही थी। निशा को देखकर मिसेस जिंदल ने पूछा, तुम अचानक कैसे आ गई? तुमने तो कहा था कि आज ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा। निशा ने गहरी सांस ली और अपनी मां से कहा, हम आहान को ऐसे घर से नहीं निकाल सकते और कोई उसे जाने के लिए भी नहीं कहेगा। निशा की बातें सुनकर मिसेस जिंदल हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन क्यों? आमतौर पर घर के सारे फैसले निशा ही लेती थी। घर में उसकी बहुत इज्जत थी और कोई उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर आज जब मिसेस जिंदल ने पूछा तो निशा भी हैरान रह गई। पर निशा ने अपनी मां को कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मां की तरफ देखते हुए बस इतना ही कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें आहान से माफी मांगनी चाहिए। निशा की बातें सुनकर सब हैरान रह गए। खुद आहान को भी तृप्ति के मुरझाए चेहरे पर कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी। नकुल और भी तनाव में आ गया। आखिर आहान जैसे हारे हुए लड़के ने इन दोनों बहनों पर क्या जादू कर दिया और कैसे कर पाया?
तृप्ति को बेवकूफ बनाना आसान था, लेकिन निशा भी तो निशा थी, जिसका स्वभाव इतना सख्त था। इतनी अच्छी शिक्षा, यहां तक कि उसके दुश्मन भी निशा के ऊंचे पद की तारीफ करते थे। घर में किसी ने निशा पर सवाल नहीं उठाया। निशा भी आहान के समर्थन में खड़ी हो गई। जिंदल परिवार के सभी मेहमान निशा के पीछे आने लगे। मिसेस जिंदल आश्चर्य से निशा को देख रही थी। मेरी बेटी को क्या हो गया है? उन्होंने गुस्से से कहा, ताकि अपना गुस्सा दूर कर सके और खुद को निशा की मां साबित कर सके। तुम तृप्ति को साथ ले जाओ, जाकर सभी मेहमानों से मिलो। लेकिन मिसेस जिंदल ये देखकर हैरान रह गई कि निशा ने जाने से इनकार कर दिया। तो मिसेस जिंदल गुस्से से बोली, अगर तुम नहीं जाओगी तो वे नाराज हो जाएंगे। निशा जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन अपनी मां को सम्मान देने के लिए वो कुछ कदम आगे बढ़ी। तृप्ति अपनी बड़ी बहन को सम्मान से देख रही थी। तृप्ति जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत सक्षम है,